चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट 3 लेक्चर से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तीनों लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन में जितना स्ट्रेस, जितना वर्क कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए जितना टेंशन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने दिया था, उससे बहुत कम टाइम, बहुत कम स्ट्रेस और बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्स लेवल है वो कम है इस टॉपिक में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो देखो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक 5 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की जो कंसेप्ट है वो उससे ज्यादा सिंपल है, फिर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक करंट को, कि ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता क्या है, तो उसका एकदम बेसिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंसेप्ट थी फिर से डिस्कस करके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कोई फ्लो होता है, जैसे नळातून पानी फ्लो होतं उस टाइप का अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला था। फिर चार्ज ये वर्ड आ गया, फिर हम चार्ज के ऊपर गए थे। चार्ज मतलब टेंडेंसी है जो नेचर में सिर्फ 2 पार्टिकल्स के पास है, एक है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने देखा कि प्रोटॉन छुपे हुए हैं न्यूक्लियस के इनसाइड, जिनको पकड़ के रखने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उनको अपन बाहर निकाल नहीं सकते। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की जो भी प्रोसेस होगी उसमें हर बार जो भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स की होंगी। फिर आगे हमने देखा था ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो बाउंडेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर मारते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, उनको तो न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो स्ट्रांग है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी देनी पड़ती है। हम देते मतलब नेचर देता है, एक लाइट के फॉर्म में, नहीं तो हीट के फॉर्म में। एंड उस एनर्जी को गेन करने के बाद ये जो वैलेंस शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और फ्री बनते हैं। तो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो भी प्रोसेस होगी, जब कभी भी चार्ज फ्लो होगा तब सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली है। फिर हम करंट के डेफिनेशन के ऊपर आए थे वापस से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय इक्वल्स टू q by t और ne by t। और अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का करंट कंसीडर करना है, जो प्रैक्टिकली हमारे कुछ काम का नहीं है लेकिन फिजिक्स है, यहाँ पे एप्लीकेशंस का लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं पे भी किसी का भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसलिए रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन कितना करंट इंड्यूस करता है ये भी हमने वहां पे देखा था, और वो करंट था ईवी अपॉन 2πr, ईवी अपॉन 2πr। ये इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक बातें इंट्रोड्यूस करने के बाद हम फिर कंसेप्चुअल पार्ट के ऊपर आ गए कि अगर हमारे पास मटेरियल है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3 पार्ट में होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर का अलग हमने एक टॉपिक बना दिया है और उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसका ज्यादा डिस्कशन हमने यहाँ पे किया ही नहीं था। एक थे कंडक्टर, दूसरे थे इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिनके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर मतलब जिनके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कंडक्टर के सरफेस के ऊपर के फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं कि कभी भी जाके फ्लो करेंगे। उनको अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है तो हमें कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कनेक्ट करना पड़ता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये कंसेप्चुअल बात हो गई। फिर इक्वेशन फॉर्मूले के ऊपर आ गए। वहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने के बाद उससे रिलेटेड जो भी एक्सेलरेशन था, करंट डेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, मोबिलिटी था, एंड उनके ऊपर से डिराइव किया गया ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ में आ गया फिर रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म हमने देखा। और मैकेनिज्म पढ़ते टाइम हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिवाइज करके फोकस किया था कि मूव होने वाले एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, उनकी मोशन को अपोज करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एटम के। वो ये मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं एंड उनके अपोज की वजह से वहां पे रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड होता है। यानी एक्चुअल में रेजिस्टेंस इज ए टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ it opposes the flow of electric current through the surface of conductor which is provided by revolving electrons or vibrating atoms। फिर ये vibrating atom की कंसेप्ट कहां से आ गई
उसके लिए हमने मैकेनिज्म देखा था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आगे रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन ने उसको रोक दिया, काइनेटिक एनर्जी 0 बन गई, तो ये पूरी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है इसको छोड़ देता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को गेन करता है कौन? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा है कि एक बार एनर्जी मिल गई या रिकामे चक्कर मधून मला फ्री व्हायचं आहे, न्यूक्लियस को छोड़ के मुझे एटम के स्ट्रक्चर से बाहर जाना है, इसलिए वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। एंड वहां पे अगर उसको हीट एनर्जी मिल गई, फिर वो अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होता है, एंड वहां से हमें कंसेप्ट मिल गई थी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, वो डिस्कशन हमने वहां पे किया था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म हो गया। फिर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, उसकी डिपेंडेंसी एंड उससे रिलेटेड के सॉल्व क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन आपने कंप्लीट किया था। फिर हम आगे बढ़े थे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉज, केसीएल, केवीएल, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज एंड उसका ही सिंप्लीफिकेशन केल्विन्स मेथड, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किल रिलेटेड जो भी पार्ट था उसको डिस्कस किया था, ठीक है। अभी आज के लेक्चर में हमें ये टेम्परेचर का एंड रेजिस्टेंस का जो रिलेशन था उससे रिलेटेड आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और आज का फर्स्ट पॉइंट है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसी को हम इंट्रोड्यूस करते टाइम यहाँ पे कांस्टेंट आने वाला है जिसको हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसको हम डिनोट करेंगे बाय अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमें एक्सप्लेन करेगा, शो करेगा रेजिस्टेंस की एंड टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या होती है, कैसे होती है। अब इसके लिए जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो तो हमने पहले रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते टाइम एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वैरी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर यानी रेजिस्टेंस जब डिस्कस कर रहे थे तब हो गया था, ठीक है। अब सेम पार्ट के ऊपर हमें डिस्कस करना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा। एक्चुअल में होता क्या है, देखो कि बेसिकली कोई भी कंडक्टर हम अगर कंसीडर करेंगे और उस कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंड टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है ये हमें देखना है, और एक्सपेरिमेंटली जो भी रीडिंग्स आएगी हम उसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जब हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होता है, वो नॉन जीरो होता है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टिंग मटेरियल के पास होता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, एज्यूम करूंगा कि एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो है R0। तो यहां पे R0 का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप उस कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सपोज कोई भी एक टेम्परेचर आ गया T डिग्री सेल्सियस इतना, और वहां पे अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले R0 थी, अब उससे ज्यादा बढ़ के ये RT बन जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, वही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया और उसको ग्राफिकली प्लॉट किया है। तो यहाँ पे RT बनेगा रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे RT माइनस R0, इसको मैं क्या बोलूंगा, चलो बोलो, व्हाट इज RT माइनस R0? यस, कम ऑन फास्ट बोलो। चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का R म्हणजे फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी ये क्या बनेगा, इंक्रीज और राइज इन रेजिस्टेंस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे 0 से लेके T तक का टेम्परेचर बढ़ा है, यानी T बनेगा राइज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर।
ये हर एक मटेरियल की केस में इसी तरह से होता है, बस ये ग्राफ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कितने टेम्परेचर से कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो मटेरियल की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम ये ग्राफ पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ऐसा कर्व हमें यहाँ पे मिलता है, एंड दिस इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा इसका ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। फिर ये ग्राफ को एंड उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे मालूम होता है कि बेसिकली जो RT माइनस R0 है, RT माइनस R0 मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले तो R0 के ऊपर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है एक तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई RT माइनस R0 ये बना प्रोपोर्शनल टू R0। उसके साथ में ये जो राइज इन टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर कि हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया था, यहाँ पे वो चेंज किया है T, यानी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हमने एक बार ले लिया और उसके रेजिस्टेंस में होने वाला इंक्रीज है, होने वाला राइज है, होने वाला जो चेंज है वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना था एंड हम उसको कितना टेम्परेचर बढ़ा के चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे सो वील गेट हियर RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें यहाँ पे मिल गया। अब फिजिक्स में हमें मालूम है कि हम एक ही बात करते हैं, कोई भी लॉ आ गया, प्रिंसिपल आ गया, वहां पे एक कंडीशन, एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे ऊपर की डिपेंडेंसी स्टडी करते हैं, फिर वहां पे प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे भी क्या करना पड़ेगा, ये जो RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T दिख रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बनेगा RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू R0 इंटू T, वेर यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है वो है अल्फा, और अल्फा का मतलब होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप देखो इसको और बोलो है क्लियर। हो गया क्लियर सबको? यस, शुभमकर को क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर हो गया? ओके, और फिर अब यहाँ पे देखो कितनी सिंपल केस है, एक ग्राफ था उसके ऊपर से हमने इक्वेशन डिराइव किया है, नहीं कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्फा को अगर डिफाइन करना है तो सेम इक्वेशन को अपन रीअरेंज करेंगे, तो अल्फा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, और इस इक्वेशन से मुझे अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, बोलो। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस at 0 degree Celsius per unit rise in temperature, per unit rise in temperature। ठीक है, इसका नोटेशन होगा अल्फा, फॉर्मूला होगा अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, ये फॉर द गिवन मटेरियल कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, नाउ टेल मी SI यूनिट फॉर दिस, इसका SI यूनिट क्या होगा, चलो SI यूनिट, देखो रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस ही आने वाला है, उसका यूनिट ओहम, नीचे और एक रेजिस्टेंस है इसका यूनिट ओहम, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, ओहम ओहम
कैंसल, तो इसका एसआई यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे फिर? व्हाट विल बी द डायमेंशंस फॉर अल्फा? सारे जीरो, बस टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है इसलिए K-1 ये बनेगा इसका SI यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहां पे देखो, अगर मुझे किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है गिवन मटेरियल का, वो अगर हमें फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। कैसे रीअरेंजमेंट होगी? देखो, ये RT माइनस R0 था, मैं R0 को अगर उधर भेज दूंगा तो ये बनेगा R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू टी। क्या क्या मैंने बस ये जो माइनस वाली टर्म थी इक्वल टू की इधर भेज दी, वो प्लस बन गई, तो ये RT बना R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू टी। है क्लियर सबको? अब यहाँ पे R0 है, यहाँ पे भी R0 है, यानी मैं अगर R0 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे RT बनेगा R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कि बेसिकली किसी भी टेम्परेचर पे अगर मुझे रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो सिंपली हम क्या करेंगे? R0 पुट करेंगे। अब ये R0 मतलब क्या था? ये था रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। R0 का एक ही मतलब है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन 1 तो कांस्टेंट है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, ये क्वेश्चन में आपको कंपलसरी दिया जाएगा, गिवन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। टी मतलब टेम्परेचर, कितना फाइनल टेम्परेचर दिया है। अगर इनिशियल 0 है और फाइनल टेम्परेचर टी दिया है तो हम डायरेक्टली टी की वैल्यू मतलब फाइनल टेम्परेचर लिख देंगे। अगर दो टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, इनिशियल नॉन जीरो है, तो हमें उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज टी की मतलब राइज इन टेम्परेचर था। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर गिवन कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर। है क्लियर? यस सर। यस सर। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बोला जाएगा कि अगर 20 था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका R0 यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 20 ओम था, तो अगर हमने टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया और उस टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अगर 0.04 पर डिग्री सेल्सियस थी, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? RT विल बी कितना? क्वेश्चन मार्क इन दैट केस। करो कैलकुलेशंस। कर रहे हैं क्या? वेरी गुड जानवी। 34 क्या? 34 ओहम। बर चलो कैसे करेंगे? एकदम सिंपल। आर टी इक्वल्स टू R0 कितना है? 20 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा कितना है? 0.04 इंटू 40, मतलब ये क्या बनेगा? एक जीरो गया तो 4 इंटू 0.4, तो 4 इंटू 0.4 कितना हो गया? 4 इंटू 0.4 1.6 प्लस 1, तो आर टी बनेगा 20 इन ब्रैकेट 1.6 प्लस 1 मतलब 2.6, यानी आर टी बनेगा कितना? 52 ओहम। जानवी 34 कहां से लेके आई तू?
चलो, है क्लियर सबका आंसर? यस सर। तो इस तरह से हम फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या करते हैं, देखो आपको दो टाइप के मटेरियल देते हैं, दो कंडक्टिंग मटेरियल देते हैं, और आपको जो है 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस देते ही नहीं है, और वहां पे आपको फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी था फॉर फर्स्ट मटेरियल, एंड ये RT इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी था फॉर सेकंड मटेरियल। आपको दोनों मटेरियल के अल्फा देते हैं, दोनों का टेम्परेचर देते हैं, एक का फाइनल रेजिस्टेंस देते हैं एंड दूसरे का फाइनल कैलकुलेट करो बोलते हैं, लेकिन R0 आपको प्रोवाइड ही नहीं करते। यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हमें R0 दिया है तो इससे पहले जो किया था एज इट इज वही फॉलो करेंगे, उसी से आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको अगर R0 नहीं दिया है तो हम इन दोनों इक्वेशन को बस डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से यहाँ पे R0 कैंसिल होता है, फिर ये RT फॉर फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय RT फॉर सेकंड मटेरियल बनेगा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T2। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। मतलब दो ही कंडीशन है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया तो पहले वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, एंड अगर नहीं दिया तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला। इन दोनों को छोड़ के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में कुछ इधर उधर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। है क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम मटेरियल को जो है बेसिकली तीन पार्ट में सेपरेट करते हैं, तीन पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। उसमें पहला पार्ट आता है कंडक्टिंग मटेरियल का, यानी कंडक्टर का, इनको हम बोलते हैं एज ए पीटीसी। उसके बाद में आता है इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर को हम कंसीडर करते हैं एज ए एनटीसी। एंड उसके बाद में आते हैं, ठीक है, इंसुलेटर नहीं, यहाँ पे सेमीकंडक्टर, जिनको अपन क्या करते हैं एज एनटीसी कंसीडर करते हैं। एंड तीसरा पार्ट होता है कुछ अलॉयज का। इंसुलेटर में ऑलरेडी रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि वहां पे कंडक्टिविटी की कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी वहां पे अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा। एंड ये जो अलॉयज हम बनाते हैं जैसे मैंगनीन है या फिर नाइक्रोम है, मैंगनीज नहीं, मैंगनीन या फिर नाइक्रोम है, इनकी केस में अल्फा जो है हम इतना स्मॉल प्लेस कर देते हैं कि वहां पे टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल जिनको अपन पीटीसी बोल रहे हैं, दूसरे सेमीकंडक्टर जिनको अपन एनटीसी बोल रहे हैं। इन दोनों के ऊपर फोकस करो। इनका एप्लीकेशन क्या है कि कुछ अलॉयज हम बनाते हैं जिनमें क्या होता है कि उनका रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टिविटी ट्रिमेंडसली हाई होती है, बस उनका जो अल्फा है वो 0.001 से लेके 0.001 पर डिग्री सेल्सियस इतना छोटा हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये इतना भी होता है या फिर 0.001 पर डिग्री सेल्सियस इतना भी होता है। ठीक है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में इतना होता है, लेकिन हम उससे भी कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अब अल्फा का यहाँ पे डिस्कशन हमें करना है कि जो हम पीटीसी, एनटीसी एंड अलॉय की बात कर रहे हैं उन सब में हम अल्फा से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये अल्फा मतलब क्या है कि टेम्परेचर के वैरी होने से रेजिस्टेंस वैरी कैसे होता है, कितना होता है, ये एक्सप्लेन करने वाला कांस्टेंट है। ये मटेरियल की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे कैपेसिटर में हमने देखा था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिफाइन करेगा कि गिवन मटेरियल कितना मतलब चार्ज को स्टोर कर सकता है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी थी वो डिफाइन करेगी कि गिवन मटेरियल का कितना पोलराइजेशन होगा। उसी तरह से ये अल्फा हमें एक्सप्लेन कराएगा कि इतना टेम्परेचर बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, नाइक्रोम या फिर मैंगनीन जैसे कुछ अलॉय मैन्युफैक्चर करते हैं जिनका एप्लीकेशंस होता है, जिनका काम होता है कि बेसिकली टेम्परेचर के वैरी होने से रेजिस्टेंस को वैरी नहीं होने देना।
टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं होने देना। टेम्परेचर कितना भी बदल गया, रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो जितने भी प्रोग्रामिंग वाले डिवाइसेस होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, एकदम मतलब टेम्परेचर के वैरी होने से वो डैमेज हो सकते हैं, सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, उनमें हम ये अलॉय एज ए रेजिस्टर यूज करते हैं जहां पे टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आता है। रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आया मतलब ना करंट बदलेगा, ना टेम्परेचर बदलेगा, ना वहां पे टेम्परेचर मतलब जो खुद प्रोड्यूस हो रहा है हीट रेजिस्टेंस की वजह से वो भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये केस होती है अलॉय में। अब ये कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, देखो कि अगर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी है। तो अगर अल्फा पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे 1 में कुछ नंबर ऐड हो जाएगा और RT की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा निगेटिव है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो उससे जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे 1 में से ये अल्फा निगेटिव आने के बाद कुछ नंबर कम होगा। अगर R0 को लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस वहां पे कम होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के बिटवीन। तो यहाँ पे अगर इनको फिर से ग्राफिकली प्लॉट करना है जिसमें हम टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह का अपवर्ड पैराबोला, यहाँ पे डाउनवर्ड जाने वाला, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एंड यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे दिखेगा नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह का ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विथ फॉर डिफरेंट मटेरियल हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट मटेरियल की केस में पीटीसी, एनटीसी, अलॉयज, कंडक्टर और टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इनका वेरिएशन कैसे होता है ये डिस्कशन यहाँ पे हमने कर लिया। अब इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आता है जिसको, मतलब एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं एज ए थर्मिस्टर। क्या बोलते हैं हम? थर्मिस्टर। अब ये थर्मिस्टर मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय थर्मिस्टर? थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस याद करो थर्मिस्टर मतलब क्या है। थर्मिस्टर मतलब है टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। ठीक है, एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है जिसको बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट की बजाय हम उसको बोलेंगे एज अ सेंसर इन डिफरेंट प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर में होने वाला जो वेरिएशन है वो सेंस करता है थर्मिस्टर। अब ये कैसे सेंस करता है, इसको कंडीशन क्या है देखो, इसकी कंडीशन क्या है देखो कि बेसिकली ये जो थर्मिस्टर है ये बनाए जाते हैं एक तो फ्रॉम सेमीकंडक्टर, एक तो फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इनकी ओर्स। तो बेसिकली थर्मिस्टर में केस क्या होती है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में अगर थर्मिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो वहां पे क्या होगा कि ये टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर को सेंसिटिव होता है मतलब अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो उस टेम्परेचर के थोड़े से चेंज होने से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज होता है। अब रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब सर्किट में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट चेंज हो गया मतलब हमें समझ में आ गया कि वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑटोमाइजेशन इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जहां पे नॉर्मली हम काम नहीं कर रहे, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, मशीन अपना अपना काम कर रही है, उसको अपन ऑटोमाइजेशन इंडस्ट्री बोलते हैं। वहां पे सपोज आपको कोई भी एक कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि बाइक होती है उसकी किक बना रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक रॉड आएगा, उसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, उसको कट किया जाएगा, फिर उसको बेंड करना है, शेप कर देनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको फर्नेस के ऊपर रख देंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर, जैसे कि हमें मोल्ड करना है उसको, तो उसको फोर्स करना है और उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है हमें 180 डिग्री सेल्सियस।
अगर 180 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर अटेन हो गया, फिर हमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट फोर्जिंग मशीन पे डालना है। ऐसे हमारी प्रोसेस है। तो होगा क्या कि 180 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आपण हात लावून चेक करू शकतो का झालं का म्हणून? क्या होगा, हाथ का बाकी की स्किन का वगैरह पार्ट वापस ही नहीं आएगा, 180 डिग्री सेल्सियस पे पूरा जल जाएगा। हमारे जो थर्मोमीटर्स वगैरह है वो भी वहां पे वर्क नहीं करेंगे, तो हमें कैसे समझ में आएगा एग्जैक्टली 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, वहां पे वो जो मटेरियल है जिसको अपन हीट कर रहे हैं उसका जो 180 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है वो कितना होता है वो पहले से कैलकुलेट करते हैं। उसके सर्किट में हम थर्मिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, और ये थर्मिस्टर में से फ्लो होने वाला जो करंट है, मतलब एक नॉर्मल सर्किट हम रखते हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है, और जब 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो हमने पहले चेक किया है कि ये थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और 10 एम्पियर करंट का बन जाएगा 6 एम्पियर करंट। यानी हमारे लिए वो सेंसर की तरह वर्क करेगा। हमें रीडिंग करंट में देखनी है, वो टेम्परेचर को करंट में कन्वर्ट करके हमें एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब हमें समझ में आएगा कि गिवन फर्नेस में जब 10 एम्पियर का करंट 6 एम्पियर पे आ जाएगा, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर हम उस पार्ट को उठा के फोर्जिंग मशीन पे डाल देंगे, वो फोर्ज करेगा और हमारी किक जो है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से ऑटोमाइजेशन इंडस्ट्री में टेम्परेचर को सेंस करना है तो हम वहां पे थर्मिस्टर यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये समझने के लिए इजी था इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बस इतना ही इसका डिस्कशन याद रखो। थर्मिस्टर मतलब क्या है, एक टेम्परेचर सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल और सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका बेसिक काम होगा इट वर्क्स एज ए टेम्परेचर सेंसर। कैसे वर्क करता है उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कंसीडर करते हैं एज सुपर कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टिविटी। जो सुपर कंडक्टर्स होंगे उनके पास क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टर्स या फिर सुपर कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी? चलो बोलो। दीक्षा, क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी मतलब? देविका, कोमल, कंडक्टिविटी तो मालूम है हमें कि जो बेसिकली क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए, पास होने के लिए थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर हेल्प करेगी। लेकिन वो सुपर बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसके लिए आज मॉर्निंग से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको एक बार ध्यान से देखो फिर से, कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे, हम देख रहे थे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में कि अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उस कंडक्टिंग मटेरियल में से जो फ्लो होने वाला करंट है, उस फ्लो होने वाले करंट को जो अपोज प्रोवाइड किया जाता है उस अपोज को बोला जाता है एज ए रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल कौन सा है एंड दूसरा वहां पे टेम्परेचर कितना है। और वहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि अगर टेम्परेचर वैरी हो गया, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर के वेरिएशन से वहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी होता है। और वहां पे हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता है अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी बढ़ता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ये बेसिक केस हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, गुगलचे आंसर कॉपी करून पाठवू नको मनमत, जे तुला येतं तेवढंच सांग। तो बेसिकली क्या होता है देखो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये नॉर्मल केस हम पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे जिनके दिमाग में ये चीज आ गई कि अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा कि टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट जो फ्लो होने वाला है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। करंट बढ़ा मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड ये कंडक्टिविटी बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एकदम मैक्सिमम बन जाएगी जहां पे हमारा करंट का कोई लॉस ही नहीं होगा। मतलब क्या होगा, एट ए पर्टिकुलर लोएस्ट टेम्परेचर द कंडक्टिंग मटेरियल विल लूजेस इट्स रेजिस्टिविटी कंप्लीटली एंड इट विल बिकम सुपर कंडक्टर। एक पर्टिकुलर मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर पे कंडक्टर अपनी रेजिस्टिविटी पूरी छोड़ देगा। अब क्यों छोड़ देगा, वही रेजिस्टेंस की लेक्चर में जो मैकेनिज्म देखा था
जो रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अगर थर्मल एनर्जी मिलेगी नहीं तो वो अपने पोजीशन के अबाउट सीधा चक्कर मारेंगे, इसलिए जो हमारे मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपोज ही नहीं होगा, वो भी नेग्लिजिबल होगा, है ना, लाखात एखादा इलेक्ट्रॉन अडवल्या जाईल और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो हो जाएगा और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एज ए सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स लय भारी कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। क्या है सुपर कंडक्टिविटी? मतलब जो लय भारी है लय भारी मतलब वहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उससे उतना ही करंट कंडक्टर में से फ्लो होने वाला है, उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले 1911 इस ईयर में हमने मर्क्यूरी को 4.2 केल्विन पे चेक किया था। 4.2 केल्विन बोल रहा हूं मैं, 4.2 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो 4.2 केल्विन इस टेम्परेचर पे मर्क्यूरी ने अपनी रेजिस्टिविटी कंप्लीटली लूज कर ली थी और वो सुपर कंडक्टर बना था क्योंकि उसके पास सुपर कंडक्टिविटी थी। ठीक है, अभी हम ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स की केस में और बहुत सारे मटेरियल्स में हमने सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन मेंटेन की है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टेम्परेचर्स आते हैं, अब 4.2 केल्विन मतलब ये आएगा इन द रेंज ऑफ -269 डिग्री सेल्सियस, इतना लोएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस करके फिर इसकी सुपर कंडक्टिविटी हम अचीव कर पाते हैं, जो प्रैक्टिकली हमारे किसी काम का है नहीं। तो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी कैसे मेंटेन करें, उससे रिलेटेड अभी कुछ सक्सेस हमें मिला नहीं है। अब बात आती है कि सुपर कंडक्टिविटी चाहिए क्यों, क्यों मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, क्या खास है इसमें? तो बेसिकली क्या होता है, देखो जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जब उसको ट्रांसमिट करते हैं तो मोर देन 36% वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है रास्ते में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो अगर हमने वहां पे सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन कर ली तो ये लॉसेस नहीं होंगे, मतलब हमारा लोड शेडिंग का एंड पर यूनिट जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं वो सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना होगा। सुपर कंप्यूटर मतलब अगेन लेवरी कंप्यूटर इज कॉल्ड एज सुपर कंप्यूटर। हमारे इंडिया के पास है परम। अब परम की 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज आ चुकी है और उसको सबसे पहले बनाया था डॉक्टर विजय भाटकर, है ना। तो ये जो परम है हमारा सुपर कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि डिफरेंट सीपीयू होते हैं। अब सीपीयू आपको सबको मालूम है, उनको हम क्या करते हैं, लैन कर लेते हैं, मतलब एक कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं और फिर एक ऑपरेशन वो नंबर ऑफ सीपीयू कंबाइनली करते हैं। इसलिए जो एक सीपीयू को कैलकुलेशन करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हर एक सीपीयू में से डिवाइड होता है और इस तरह से कंप्यूटर के ऑपरेशन की स्पीड बढ़ती है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में एंड एटॉमिक प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह के उसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि जब हम ये वायरिंग वगैरह कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर बनाते टाइम, तो उस वायरिंग में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में फ्लो होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का लॉस होने वाला है, मतलब सिग्नल का भी लॉस होने वाला है, इसलिए स्पीड पे वो इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अगर वहां पे हम सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन कर पाए तो वहां पे जो ऑपरेशन की स्पीड है वो और ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हम सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन रखने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इनका डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट एग्जांपल्स है एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन है वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं आफ्टर द लेक्चर, आज के आज। अब बेसिकली रेजिस्टर रिलेटेड, रेजिस्टेंस रिलेटेड हमें दो बातें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली बात आती है एक कार्बन रेजिस्टर की, उसके कलर कोडिंग की, एंड उसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जो कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन देखा था, जिस तरह का देखा था, उसी तरह का कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टर का भी करते हैं। तो वो दो बातें रिलेटेड टू रेजिस्टेंस एंड रिलेटेड टू बेसिक पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा पेंडिंग है। बाकी ऑलमोस्ट सारी बेसिक कंसेप्चुअल बातें अब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बाद में यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक 10 मिनट का पॉइंट है, दैट इज रेजिस्टर। अभी रेजिस्टर मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टर? रेजिस्टर मतलब है कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस।
जो रेजिस्टेंस है हम अब तक डिस्कस कर रहे थे वो नेचुरली कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, लेकिन हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कुछ एक्सटर्नल ऐसे कंपोनेंट्स कनेक्ट कर देते हैं जिनका काम ही है करंट को अपोज करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी सिर्फ रेजिस्टेंस में होती है और हर बार कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारे काम का नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं एक्सटर्नल कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनको बोला जाता है रेजिस्टर, और इसका काम होता है सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो रेजिस्टर रेजिस्टेंस कोई डिफरेंस नहीं है, रेजिस्टर एक्चुअल में कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है करंट को अपोज करने की। अब ये जो रेजिस्टर है देखो पहले के जमाने में हम जो यूज करते थे वो थे वायर वाउंड रेजिस्टेंस, और ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो थे वो बड़े बड़े आते थे, उनका प्रॉब्लम था साइज बहुत बल्कि थी, देन रिक्वायर्ड रेंज अवेलेबल नहीं थी एंड ये बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। तो हमने ये कब के रिजेक्ट कर दिए एंड उनको रिजेक्ट करके हम लेके आ गए एकदम भारी रेजिस्टेंस को जिनको बोला जाता है कार्बन रेजिस्टर। अब ये जो कार्बन रेजिस्टर है आज की डेट में सारे एप्लीकेशन में यही यूज होते हैं कार्बन रेजिस्टर, और इनको यूज करते हैं हम बिकॉज इनके एडवांटेज ऐसे है कि एकदम चीप है, किलो ना बैठता, ठीक है। दूसरी बात एकदम साइज में स्मॉल है, ऐसे हाथ में पकड़ के अगर देखेंगे तो दिखता भी नहीं है, इतना छोटा रेजिस्टेंस होता है। एंड तीसरा ये 2 ओम से 2 × 10⁻12 ओम तक जो भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आता है कार्बन रेजिस्टर। लेकिन ये कार्बन रेजिस्टर बनाने के बाद में क्या हुआ देखो, इसको हम छोटे बनाते गए क्योंकि ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस बड़े थे, उसकी वजह से हमारे डिवाइस की साइज भी बल्कि हुआ करती थी। तो हमने क्या किया कि ये रेजिस्टेंस की साइज छोटी करते करते गए और वो इतने छोटे हो गए कि अगर उनके ऊपर कितना रेजिस्टेंस है वो नंबर अगर प्रिंट करेंगे 10 ओम 20 ओम 30 ओम तो ये आंखों से दिखता भी नहीं है, इतने छोटे हमने उसको बना दिए। तो उससे क्या होने लगा कि रेजिस्टेंस कितना है ये देखने का आइडेंटिफाई करने का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो उसको मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है उनकी एक एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं एज ए EIA। EIA का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इन्होंने क्या किया कि जो रजिस्टर होता है बनाने के बाद उसको नंबर प्रिंट करने की बजाय वहां पे बोला कि यहाँ पे क्या करो इस तरह से 1 2 3 एंड 4 ऐसे कलर के बैंड प्रिंट करो और उसको बोला जाता है एज ए कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। और ये कलर कोडिंग के ऊपर लास्ट ईयर के जेई के सारे सेशन में क्वेश्चन आ गए थे। आई थिंक सीईटी में भी लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था, नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। मतलब पढ़ाते टाइम बच्चे इजीली लेते कि नहीं ये इसके ऊपर थोड़ी क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है एंड थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मतलब फॉर्मेट है वो भी एकदम सिंपल है। तो बेसिकली ये रजिस्टर है, इसके ऊपर क्या किया जाता है ऐसे कलर के पट्टे मारे जाते हैं, उसको अपन कलर बैंड्स बोलते हैं, उनको कुछ कोड दिए जाते हैं और उसको कलर कोडिंग बोला जाता है। तो कलर कोडिंग का टेबल, उस पे आने वाले क्वेश्चन एंड उसको सॉल्व कैसे करना है एंड उसके साथ में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी आज जैसे पूरा टेम्परेचर रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन हुआ उसी तरह से कल पूरा रजिस्टर रिलेटेड का डिस्कशन होगा जो हम कल के लेक्चर में सेम टाइम पे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज जो है होमवर्क कम है।